बेटा कल की क्लास में हमने एक चैप्टर चालू किया। चैप्टर का क्या नाम था? शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। चैप्टर का क्या नाम था बच्चों? शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, यही था। अच्छा, तो मैंने आपको क्या कहा? देखो, मैंने आपको इक्विलिब्रियम तो बाद में समझाया। मैंने आपको सबसे पहले समझाया कि भाई शॉर्ट रन क्या होता है। तो मैंने आपको बस एक छोटी सी चीज ये समझा दी कि शॉर्ट रन वो पीरियड होता है जिस पीरियड में टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहती है। शॉर्ट रन वो पीरियड होता है जिस पीरियड में टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहती है। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं? मैं आपको क्या बोल रहा हूं, अगर आपसे कोई पूछे कि शॉर्ट रन क्या है, तो याद रखना बेटा, शॉर्ट रन वो पीरियड होता है जिस पीरियड में टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होती है, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहती है। तब शॉर्ट रन वो पीरियड है जिस पीरियड में टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होती। शॉर्ट रन वो पीरियड है जिस पीरियड में टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहती है। तो इस पीरियड में सिंपल सा एक रूल है कि अगर आपको आउटपुट बढ़ाना है तो आउटपुट तभी बढ़ेगा जब इकोनॉमी में लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट आप चेंज करोगे। तो आउटपुट का और लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट का 1 to 1 रिलेशन होगा। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी तो आउटपुट इंक्रीज होगा, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा तो आउटपुट भी कम हो जाएगा। लेकिन क्योंकि इस इकोनॉमी में आउटपुट एम्प्लॉयमेंट पर डिपेंडेंट है, तो याद ये रखना है कि एक बार इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट आ गया, एक बार इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट आ गया, तो फुल एम्प्लॉयमेंट आने के बाद आउटपुट को इंक्रीज करना पॉसिबल नहीं होगा। याद आया? वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद हमने ये पढ़ा कि इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम कब आएगा। तो मैंने आपको बोला इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम तब आएगा जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के इक्वल रहेंगे। ठीक है? इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम कब आएगा? जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के इक्वल रहेंगे। याद आया? उसके बाद हमने एक डेटा के हेल्प से कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम सीखा था। हमने एक डेटा के हेल्प से कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम सीखा था कि नहीं सीखा था? चलो, अब एक बार डायग्राम बनाते हैं फिर से। एक बार डायग्राम बनाते हैं फिर से। आप लोग भी मेरे साथ साथ डायग्राम को ड्रॉ करना, अपनी शीट में ही ड्रॉ कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मुझे बताओ, ये कौन सा एक्सिस हुआ? एक्स एक्सिस हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल सर हुआ। ये कौन सा एक्सिस हुआ? एक्स एक्सिस हुआ। बिल्कुल हुआ सर। ये कौन सा एक्सिस हुआ? वाई एक्सिस हुआ। अब सबसे पहले क्या याद रखना है? जो एक्स एक्सिस है और जो वाई एक्सिस है, अपने को सबसे पहले याद रखना है एक्स एक्सिस पे तो आती है हमेशा, एक्स एक्सिस पे तो आती है हमेशा इनकम। एक्स एक्सिस पे हमेशा वाई आता है, इनकम आती है। और वाई एक्सिस पे एग्रीगेट डिमांड भी आएगा, एग्रीगेट सप्लाई भी आएगी, कंजम्पशन भी आएगा और इन्वेस्टमेंट भी आएगी। बोलो आया? अब जब आप डायग्राम बनाओ तो मेरी रिक्वेस्ट है सबसे पहले हमेशा एएस लाइन बनाओ। और आप सब जानते हैं कि एएस और वाई बराबर होते हैं। आप सबसे पहले एएस लाइन बनाओ और आप सब जानते हैं कि एएस और वाई बराबर होते हैं। तो क्योंकि एएस और वाई बराबर होते हैं तो एएस लाइन हमेशा क्या बनेगी बेटा? 45 डिग्री लाइन। तो हमेशा अपने को सबसे पहले क्या बनानी है? एएस लाइन बनानी है। चलिए, मैंने एएस लाइन बना ली। तो ये मेरी एएस लाइन बन गई और मैंने ये भी मार्क कर दिया, मैंने ये भी मार्क कर दिया कि ये क्या होने वाली है। मैंने ये भी मार्क कर दिया कि एक 45 डिग्री लाइन होने वाली है और ये मेरा पॉइंट ऑफ ओरिजिन हो गया। डन। अब देखो, अगर डेटा गिवन है तो डेटा के हिसाब से ड्रॉ करो और डेटा नहीं गिवन है तो फ्री हैंड ड्रॉ करो। अभी तो मैंने डेटा दे रखा है। अब मैंने जीरो इनकम पे एग्रीगेट डिमांड कितनी ली है? 50। तो मेरे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अपने डायग्राम में 50 मार्क करना पड़ेगा। ये जीरो इनकम पर 50 की क्या हो गई? एग्रीगेट डिमांड हो गई। अब मैं एग्रीगेट डिमांड कर्व ड्रॉ करूंगा। तो ये मैंने एग्रीगेट डिमांड कर्व ड्रॉ कर दिया। एग्रीगेट डिमांड कर्व और एग्रीगेट सप्लाई कर्व, एग्रीगेट डिमांड कर्व और एग्रीगेट सप्लाई कर्व।
जिस पॉइंट पर क्या कर रहे हैं बेटा, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट मेरा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम हो गया। कोई प्रॉब्लम यहां तक? अच्छा अब देखो, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम मेरे इस डेटा के अकॉर्डिंग कहां आ रहा था, जब 100 की इनकम है तो 100 की ही एग्रीगेट डिमांड है। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम आउटपुट या इक्विलिब्रियम इनकम कितनी हुई, 100 हुई कि नहीं हुई? तो अब जिस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आएगा, जो कि इस पॉइंट पे आया, जिस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम आएगा जो कि इस पॉइंट पर आया, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर, कौन से पॉइंट पर, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर इनकम कितनी होगी, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर इनकम होगी 100। ठीक है, बोलो क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? इसको आप ऐसे भी नाम दे सकते हो, देखो अगर मैं इसको एल नाम दे दूं, क्या नाम दे दूं, एल, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इस एग्जाम्पल में इक्विलिब्रियम इनकम या इस एग्जाम्पल में इक्विलिब्रियम आउटपुट ओ एल है। क्या है, ओ एल। क्लियर है? बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है। अब नीड नहीं है, बना सकते हो कंजम्पशन कर्व और इन्वेस्टमेंट कर्व। तो देखो सबसे पहले तो कंजम्पशन कर्व कहां से बनाएंगे, 0 की इनकम पे 30 का कंजम्पशन है, तो पहले 30 मार्क कर लो डायग्राम में। मान लो मैंने डायग्राम में मान लिया कि ये 30 है, मान लो मैंने डायग्राम में मान लिया कि ये 30 है, तो ये 30 है, तो मेरा कंजम्पशन कर्व अब यहां से बनना चाहिए, तब ये मेरा कंजम्पशन कर्व बन जाएगा। ये मेरा क्या बन गया, कंजम्पशन कर्व। और कंजम्पशन कर्व को मैंने क्या नाम दे दिया, सी। अच्छा अब मैंने एक बात और बताई थी, याद करो, मैंने कहा था कीनीजियन थ्योरी में हमेशा ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट ली जाती है। क्या कहा था मैंने, कीनीजियन थ्योरी में हमेशा ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट ली जाती है। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इज दैट इन्वेस्टमेंट विच रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ इनकम। तो क्योंकि इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, इन्वेस्टमेंट कर्व एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगा, बताया था। अब डेटा है तो डेटा के हिसाब से ड्रॉ करो, नहीं है तो फ्री हैंड ड्रॉ करो। अभी डेटा में मैंने इन्वेस्टमेंट कितना माना है, 20 माना है तो पहले मैं डायग्राम पे 20 मार्क कर रहा हूं, ये मैंने 20 मार्क कर दिया मान लो यहां पर, तो यहां से मैंने एक इन्वेस्टमेंट कर्व बना दिया विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये अपना डायग्राम हो गया। कल सीखा था हमने डायग्राम बनाना, सीखा था। हाँ भाई, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। यहां तक समझ में आया नहीं आया आप लोगों को, पक्का आया, पक्का आया। डायग्राम अपन ने ड्रॉ कर लिया। अच्छा अब एग्रीगेट डिमांड सी प्लस आई होती है, इसलिए मैं एग्रीगेट डिमांड के ब्रैकेट में लिख रहा हूं सी प्लस आई, इसलिए मैं एग्रीगेट डिमांड के ब्रैकेट में लिख रहा हूं सी प्लस आई। एग्रीगेट डिमांड होती है सी प्लस आई, एग्रीगेट डिमांड होती है सी प्लस आई। बताइए समझ में आती है बात, नहीं समझ में आती है बोलिए यस और नो। कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। डायग्राम बनाना आया, दूसरी बार सिखाया मैंने आज डायग्राम बनाना, कल ऑलरेडी सिखा चुका हूं एक बार। डन है, बिल्कुल सर डन है। अच्छा अब सर अपने को आज ये रीड करना है, पहले मैं समझाऊंगा फिर रीड कराऊंगा। मैंने कल भी बोला था और मैं आज भी बोल रहा हूं, मैंने कल भी बोला था और मैं आज भी बोल रहा हूं, आइडियल सिनारियो में इकोनॉमी हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा। मैं कल भी बोल रहा था और आज भी बोल रहा हूं कि शीट निकालो बेटा फटाफट, फिर पीछे ज्वाइन कर लो। तो सर मैं आपको क्या बोल रहा था, मैं आपको क्या बोल रहा था, आइडियल सिनारियो में इकोनॉमी हमेशा इक्विलिब्रियम में रहती है। बोल रहा था कि नहीं बोल रहा था? यस सर, आप बोल रहे थे कि आइडियल सिनारियो में इकोनॉमी हमेशा इक्विलिब्रियम में रहती है। अब अपन इन सिनारियोस को डिस्कस करते हैं कि क्या सही में ऐसा होता है कि आइडियल सिनारियो में इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में रहती है। तो जैसे मान लो मैंने माना एएसएडी से ज्यादा है, एएसएडी से ज्यादा है मतलब इकोनॉमी में सप्लाई डिमांड से ज्यादा है, एएसएडी से ज्यादा है मतलब इकोनॉमी में सप्लाई डिमांड से ज्यादा है। तो बेटा जब इकोनॉमी में सप्लाई डिमांड से ज्यादा होगी तो क्या होगा, देखो सप्लाई ज्यादा आ रही है डिमांड उतनी आ नहीं रही,
तो इकोनॉमी में एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है एक्सेस स्टॉक की। एक्सेस स्टॉक को आप अनवारंटेड स्टॉक भी बोल सकते हो। तो प्रोड्यूसर्स के पास क्या होगा बेटा, बहुत ज्यादा स्टॉक बिल्डअप हो जाएगा। भाई जब एएसएडी से ज्यादा है, लेट्स बी वेरी वेरी लॉजिकल, जब एएसएडी से ज्यादा है तो प्रोड्यूसर्स के पास क्या हो जाएगा बेटा, प्रोड्यूसर्स के पास स्टॉक बिल्डअप हो जाएगा। प्रोड्यूसर्स के पास बहुत ज्यादा स्टॉक बिल्डअप हो जाएगा। अब देखो बड़ा लॉजिकल है, प्रोड्यूसर के पास स्टॉक बिल्डअप हो गया तो प्रोड्यूसर देख रहा है ये माल तो बन नहीं रहा, बिक नहीं रहा, बोले फालतू स्टॉक पड़ा है, ये तो बिक नहीं रहा, और क्यों बनाऊं। तुम्हारे पास फालतू का स्टॉक पड़ा है तो तुम माल बनाते जाओगे क्या, नहीं बनाओगे ना। तो एकदम लॉजिक से सोचो, जब प्रोड्यूसर के पास क्या आ गया, एक्सेस स्टॉक आ गया, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा बेटा, प्रोडक्शन को कट करेगा, रिड्यूस करेगा, प्रोडक्शन को कट करेगा, रिड्यूस करेगा। लॉजिकली सोचो, मेरे पास फालतू का स्टॉक था इसलिए मैंने प्रोडक्शन कट कर दी, तो प्रोडक्शन ही तो एएस है। व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई, प्रोडक्शन, कि प्रोड्यूसर कितना माल बनाएगा। तो अभी एएस ज्यादा है, यहां बैठा है, एएस ज्यादा है, यहां बैठा है, एडी यहां बैठी है बेचारी, तो अभी हमने प्रोडक्शन कम कर दिया तो एएसएडी के बराबर हो जाएगा। हमने प्रोडक्शन कम कर दिया तो एएसएडी के बराबर हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम रिस्टोर हो जाएगा, एएस विल बिकम इक्वल टू एडी। बोलो आया, रीड करो। Where AS is more than AD, where AS is more than AD, मैम को चाहिए था, एक बार दे दो, जाते वक्त ले लेना। Where AS is more than AD, अगर AS AD से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन द इकोनॉमी एक्सीड कर रही है देयर डिमांड। As a result, some of the goods would remain unsold, सारा माल बिकेगा नहीं, leading to increase। किस में increase हो जाएगा, undesired, unplanned inventory आ जाएगी भाई साहब, excess stock आ जाएगा। अभी क्या करें भैया, excess stock आ गई तो क्या करें, क्लियर करिए भैया अनवारंटेड स्टॉक को। कैसे क्लियर करेंगे अनवांटेड स्टॉक को, कट इन प्रोडक्शन करके, प्रोडक्शन को कम करके। तो भैया अगर आपकी एएस एडी से ज्यादा थी और आपने प्रोडक्शन कट करा, यानी एएस कम हो गई, कम हो गई तो एएस एडी बराबर हो गए, कॉन्सिक्वेंटली एएस वुड बिकम इक्वल टू एडी, दस इक्विलिब्रियम विल बी रीस्टोर्ड इन द इकोनॉमी। तो आइडियल सिनारियो में इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में रहेगी, इसमें कोई इफ और बट नहीं है। बोलिए आया, वाइस वर्सा सोच लो, वाइस वर्सा सोच लो, सोचना ही तो है, सोचने के थोड़ी पैसे लग रहे हैं, वाइस वर्सा सोच लो। अभी मान लो इकोनॉमी में एएस तो कम है, एडी ज्यादा है, मतलब डिमांड ज्यादा है। एएस तो कम आ रहा है इकोनॉमी में, डिमांड ज्यादा आ रही है भाई साहब, एएस तो कम आ रहा है इकोनॉमी में, डिमांड ज्यादा आ रही है। अभी डिमांड ज्यादा आ रही है, सप्लाई आ नहीं रही है, तो क्या होगा, सारी डिमांड को आप मीट आउट नहीं कर पाओगे। कल भी पढ़ा था हमने, अनफुलफिल्ड डिमांड आएगी, सारी डिमांड आप पूरी नहीं कर पाओगे। इकोनॉमी में अनफुलफिल्ड डिमांड आएगी, सारी डिमांड आप पूरी नहीं कर पाओगे। तो प्रॉब्लम क्या होगी, अनफुलफिल्ड डिमांड, आप सारी डिमांड को फुलफिल या सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। तो बड़ा लॉजिकल है, मैं प्रोड्यूसर हूं, मैं अपनी सारी डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहा हूं, कस्टमर मेरी दुकान से खाली आज जा रहा है, तो मुझे तो दुख हो रहा है, मुझे तो दुख हो रहा है, अरे मेरा कस्टमर वापस चला गया, अरे मेरा लाल वापस चला गया। तो याद करो, याद करो, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था वो वाली बात कि इकोनॉमी में हमेशा एक्सेस कैपेसिटी है। कीनीजियन थ्योरी बनी थी जब ग्रेट डिप्रेशन ऑफ यूरोप आया 1930s में, तो उस समय इकोनॉमी में क्या हुआ करती थी, एक्सेस कैपेसिटी। एक्सेस कैपेसिटी मतलब माल बनाने की प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज्यादा, उतनी डिमांड ही नहीं है। तो भैया अगर एएस कम है और एडी ज्यादा है तो क्या दिक्कत है, बढ़ा देंगे प्रोडक्शन, बोले आड़ दो, बढ़ा देंगे प्रोडक्शन, अपने तो एक्सेस कैपेसिटी पड़ी है ना, बढ़ाएंगे ना प्रोडक्शन, अपने तो फालतू माल पड़ा, डिमांड बढ़ गई, सप्लाई बढ़ा देंगे साहब। तो अभी जब अनफुलफिल्ड डिमांड जाएगा तो प्रोड्यूसर विल इंक्रीज प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर विल
इंक्रीज प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, बोले बढ़ा दो भाई। तो अभी एएस कम चल रही थी एडी से, प्रोडक्शन बढ़ते ही एएस एडी के बराबर आ गई, खत्म। तो आइडियल सिनारियो में तो इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम में आना ही है, चाहे ऐसे आएगी चाहे वैसे आएगी, आएगी जरूर। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो हिसाब बेटा? ठीक है, आया सब ठीक, गर्दन वर्दन ठीक है आपकी? कल मोच आ गई थी सुना मैंने, अभी ठीक है? चलो, किससे थेरेपी कराई? इसी ने तो नहीं मोड़ दी, कटैक है, ज्यादा नहीं मोड़ते। देखो अभी जीते जी, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? क्या क्या बोल रहा हूं कि आइडियल सिनारियो में इकोनॉमी हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगी। क्लियर है? तूने बेटा इन दोनों को फंसा दिया, कुछ बोल नहीं रहे ये तेरे को, ये ऐसी ऐसी शक्लें बना रहा है मैं तेरे को बता नहीं सकता। खैर, अरे तो बैग सामने रख दो ना, क्यों परेशान हो रहे हो? सच बता रहा हूं मैं आपको। चलो तो देखो क्या लिखा है, वेयर एएस क्या है बेटा? लेस देन एडी है, तो सप्लाई कम आ रही है, मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस टेंड्स टू बी लेस, कम है देन देयर डिमांड। अभी सप्लाई कम है, डिमांड से तो क्या प्रॉब्लम आएगा? एग्जिस्टिंग तो सारा माल बिक जाएगा, एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ प्रोड्यूसर विल बी सोल्ड आउट, वो तो बिक ही जाएगा, एंड प्रोड्यूसर वुड सफर द लॉस ऑफ, प्रोड्यूसर वुड सफर द लॉस ऑफ अनफुलफिल्ड डिमांड। प्रोड्यूसर्स को अनफुलफिल्ड डिमांड की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, प्रोड्यूसर्स को अनफुलफिल्ड डिमांड की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। बताइए समझ में आ रही है बात, नहीं समझ में आ रही है? फटाफट बोलिए। तो अब अनफुलफिल्ड डिमांड है तो वो क्या करेंगे? अनफुलफिल्ड डिमांड है तो वो क्या करेंगे बताओ? अनफुलफिल्ड डिमांड है तो भाई बढ़ाओ प्रोडक्शन, और क्या करोगे? बढ़ाओ। To avoid loss of unfulfilled demand, to avoid loss of unfulfilled demand, ताकि 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 डिमांड का लॉस नहीं हो, क्या करेंगे भाई? प्रोड्यूसर वुड प्लान, सर ग्रेटर प्रोडक्शन मतलब ग्रेटर सप्लाई, प्लीज बी वेरी लॉजिकल अबाउट इट। मैं प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा तो सप्लाई बढ़ेगी, तो सप्लाई अभी डिमांड से कम है, बराबर हो जाएगी नक्की। एएस वुड इंक्रीज टू बिकम इक्वल टू एडी, दस इक्विलिब्रियम विल बी रिस्टोर्ड। आया? अरे आया? तो अब इक्विलिब्रियम कब अचीव होता है? हमें ये क्लियर हो गया सर, इक्विलिब्रियम इकोनॉमी में तब अचीव होता है जब एएस और एडी बराबर होते हैं। आई होप कोई डाउट होगा इसमें, कोई नहीं होगा मतलब डाउट। क्लियर है? पक्का? ठीक है। अब देखो अपन तो क्या बड़े लॉजिकल आदमी है, रटने रटाने का कॉन्सेप्ट ना अपन बच्चों को बताते ना अपने को आता। देखो मैथ्स है सिंपल, बेसिक मैथ्स तो आती है, 2 इक्वल टू 2 आती है, 2 इज लेस देन 3, 3 इज ग्रेटर देन 2, बस इतनी सी मैथ्स है यहाँ। अच्छा मुझे बताओ, अगर एक 2 सेक्टर इकोनॉमी है, ये 2 सेक्टर इकोनॉमी पढ़ते हैं हम तो भैया, हमारा तो अजम्पशन ही 2 सेक्टर इकोनॉमी है साहब, 2 सेक्टर इकोनॉमी होती है। तो मुझे बताना, 2 सेक्टर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड के 2 कंपोनेंट होते हैं, सी प्लस आई, मानते हो? मानता है नहीं मानता भाई? सी माने कंजम्पशन, आई माने इन्वेस्टमेंट। अच्छा ये भी अपने को पता है इनकम और एएस हमेशा बराबर होते हैं। अब इनकम क्या होती है? कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो अगर इनकम इक्वल टू एएस है तो एएस भी कंजम्पशन प्लस सेविंग हो गई, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? अरे एडी तो सी प्लस आई हो गई, हाउस होल्ड सेक्टर का सी, प्रोड्यूसर सेक्टर का आई, सी प्लस आई। इनकम इनकम एएस के बराबर होती है, यह हमने प्रीवियस चैप्टर में सीखा है, जितना प्रोडक्शन होता है उतनी इनकम आती है। इनकम के 2 बच्चे हम सब जानते हैं, कंजम्पशन और सेविंग। इनकम का कोई तीसरा पॉसिबल यूज तो है नहीं, कोई जमीन में गाड़ रहा हो तो बताओ भाई। नहीं गाड़ रहा, बोले बाद में ढूंढेंगे अलादीन का खजाना, नहीं कर रहे ना, खुद के पास ही पैसे नहीं है, जमीन में क्या गाड़ेंगे भाई? समझ रहे हो नहीं समझ रहे? मुकेश अंबानी जैसा गाड़े समझ भी आता, हम क्या करेंगे? तो इनकम होती है सी प्लस एस, तो एएस भी सी प्लस एस। अभी तुम जानते हो इक्विलिब्रियम में क्या होता है?
तुम जानते हो इक्विलिब्रियम में क्या होता है सर? इक्विलिब्रियम में जब भी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम रहता है तो इक्विलिब्रियम में हम जानते हैं एडी और एएस बराबर रहते कि नहीं रहते? एडी और एएस बराबर। अब एडी के कितने बच्चे हैं? 2, सी प्लस आई। एएस के कितने बच्चे हैं? 2, सी प्लस एस। सी से सी कट गया, कट जाता है ना सी से सी। तो आई इज इक्वल टू एस। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग इन टूडेज क्लास. Equilibrium can also be achieved where savings are equal to investment. तो इक्विलिब्रियम आउटपुट की एक और डेफिनेशन हो सकती है, बोलो. इक्विलिब्रियम आउटपुट refers to that level of output refers to that level of output where savings are equal to investment. अच्छा, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई वाला डेटा निकालो अपने नोट्स में. एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई वाला डेटा निकालो, ठीक है? अपने नोट्स में एग्रीगेट डिमांड. स्टेपलर नहीं है तेरे पास गरीब? हाँ, करके लाना क्या होता है? स्टेपलर तो फोटोकॉपी वाला लगा के देता है. 50 पैसे काट लिए थे क्या तूने उसके? तेरा स्टेपलर नहीं लगाया? हाँ, वेरी स्मार्ट. क्यों फरहाना? फरहाना स्मार्ट बोल रही तेरे को, मजाक उड़ा रही तेरा. चलो, किसी ने बोला नहीं होगा तेरे को आज तक स्मार्ट. खैर आओ, तो क्या बता रहे थे सर आप? बेटा मैं आपको ये बता रहा था कि कल वाले डेटा को ले रहे हैं, सेम डेटा को ले रहे हैं, ताकि ये प्रूफ हो कि हाँ भाई ऐसा ही अप्रोच से भी इक्विलिब्रियम आती है. सेम डेटा नहीं लेंगे तो कंफ्यूजन होएगा. अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने उस डेटा में इनकम 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 यही लिए क्या? बताओ. अरे बोलो, यही लिए? चेक करो बेटा, डेटा तुम्हारे सामने है. सर को थोड़ी डेटा लर्न है, तुम देख के प्रूफ करो कि यहाँ सेम है भाई. डन है क्या? अच्छा सी मैंने कितना लिया था? 30. जीरो इनकम पे सी 30 लिया था, फिर 40, 50, 60, 70, 80, 90 सेंचुरी, यही था. फिर मैंने इन्वेस्टमेंट भी लिया था. अभी इन्वेस्टमेंट क्या होती है याद करो? कांस्टेंट वांस्टेंट नहीं सुनना मुझे, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट. याद है इन कीन्स थ्योरी? It is assumed that investment will remain constant at all levels of income. Such an investment is called autonomous investment. तब इन्वेस्टमेंट हर लेवल पे कितनी रहने वाली है? 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20 और 20. बोलो आ गया. इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ इनकम विच इज 20. डन. अब फिर मैंने एडी निकाला था, अभी नहीं निकालूंगा, क्योंकि अब मेरे को इक्विलिब्रियम एडी एस अप्रोच से आपको नहीं सिखाना, मुझे एस और आई अप्रोच से सिखाना है. तब इधर देखो, इनकम क्या होती है? कंजम्पशन प्लस सेविंग. तो सेविंग क्या हो जाएगी? इनकम माइनस कंजम्पशन. मानते हो? तो अब इस डेटा को यूज करके मैं सेविंग्स निकाल रहा हूं. सेविंग निकलेगी इनकम वाई माइनस कंजम्पशन सी. 0 minus 30 minus 30, 20 minus 40 minus 20, 40 minus 50 minus 10, 60 minus 60 0, 80 minus 70 10, 20, 30, 40. कोई डाउट है क्या? नहीं सर ये तो बढ़िया आ गया, ये तो एकदम इजी था. अरे आया नहीं आया ये समझ में आपको? जल्दी बोलो. अब इस डेटा को ध्यान से देखो एंड टेल मी एट विच पॉइंट ऑफ इनकम, प्लीज लिसन टू द क्वेश्चन केयरफुली. टेल मी एट विच पॉइंट ऑफ इनकम द इक्विलिब्रियम हैज बीन अचीव्ड? 100. Equilibrium has been achieved at the level of 100 where saving 20 equals investment 20. अब क्योंकि हमने एडीएस में भी सेम डेटा लिया था, तो क्या एडीएस अप्रोच से भी जब इनकम 100 थी तभी इक्विलिब्रियम आया था,
यस सर। तो क्योंकि सेम डेटा है तो एस और आई अप्रोच से भी इक्विलिब्रियम 100 पे ही आया। तो डेटा के माध्यम से भी यह स्थापित किया जा सकता है और मैथमेटिकली भी यह स्थापित किया जा सकता है कि इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम तब भी आ सकता है वेयर सेविंग्स आर इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ईदर यू कैन एस्टैब्लिश इट विद द हेल्प ऑफ द डेटा और यू कैन एस्टैब्लिश इट विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिकली AD is equal to AS, so C plus I is equal to C plus S, therefore I is equal to S। और डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो दिख रहा है वो आपको है। क्लियर? क्लियर? अब इसको डायग्रामेटिकली भी तो प्रूफ करना पड़ेगा, डायग्रामेटिकली भी तो प्रूफ करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे कैसे काम चलेगा। डायग्रामेटिकली भी तो प्रूफ करना पड़ेगा। करें डायग्राम से प्रूफ, डायग्राम बनाएं इसका। आइए सर बनाते हैं। अब देखो तुम क्या यहीं पे कच्चे रह जाते हो, बस डायग्राम्स क्या हम प्रैक्टिस नहीं करते। तो डायग्राम क्या है, हम प्रैक्टिस नहीं करते, क्योंकि सर हम डायग्राम प्रैक्टिस नहीं करते तो हमसे बनते ही नहीं है। कौन स्टूडेंट बता सकता है, देखें सेविंग कर्व कैसे बनता है। एक तरीका सिखाया था मैंने सेविंग कर्व बनाने का, याद तो नहीं रखते हैं सर हम, फिर भी क्या पता बाय चांस गलती से किसी को याद हो। कौन बताएगा सेविंग कर्व कैसे बनता है? इट विल स्टार्ट और दैट विल स्टार्ट मत बताओ मेरे को, नहीं जानना मुझको। मैं कैसे बनाऊं, डेटा तुम्हें सामने नजर आ रहा है, मेरे को सेविंग कर्व बनाना है, मुझे बता दो कैसे बनाऊंगा। लुक एट द डेटा एंड टेल मी मैं सेविंग कर्व कैसे बनाऊंगा। थ्योरी मत गाइए मेरे सामने, मुझे नहीं सुनने गाने। हाँ जी, कौन बताएगा? मानवी, यार आप रोज अलग नाम बताते हो। तन्वी बता रही है और भूमिका बता रही है, मानवी बता रही है, देखा कितनी अच्छी बच्ची है। और एनीबडी एल्स? नहीं, देखो आता तो होगा है। चलो देवेश बता रहे हो? नहीं, भूल गए। कोई और बता रहा है? 3 बच्चों के अलावा, भूमिका, मानवी, तन्वी? नहीं, पक्का? आओ तो देखो मैं याद दिलाता हूं, पूछूंगा तो मैं किसी से भी नहीं। इधर देखना सर, जब आपको इकोनॉमी में क्या ड्रॉ करना हो, सेविंग कर्व ड्रॉ करना हो, तो पहले तो ये देखो जीरो इनकम पे कितनी सेविंग है उसको प्लॉट करो। जीरो इनकम पे -30 की सेविंग है, तो मैं इस पॉइंट को अपना -30 सेविंग पॉइंट मान रहा हूं। और दूसरा वो पॉइंट प्लॉट करो जहां पे सेविंग जीरो है। सेविंग जीरो तब थी जब इनकम 60 थी, तो मैं मान लेता हूं यहां पर इनकम 60 है, क्योंकि यहां पर मैं इनकम 60 मान रहा हूं तो सेविंग जीरो रहेगी, इसलिए सेविंग कर्व यहां पर इंटरसेक्ट करेगा। सेविंग कर्व एक्स एक्सिस को वहां इंटरसेक्ट करता है जहां पर सेविंग जीरो है, तो 60 की इनकम पे सेविंग जीरो है, तो ये मेरा सेविंग कर्व बनेगा इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ। तो ये मेरी एस लाइन हो गई या सेविंग कर्व हो गया। और आप सब जानते हैं वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे प्लॉट होती है इनकम। यहां पे इस गिवन डायग्राम में वाई एक्सिस पे हम प्लॉट कर रहे हैं सेविंग या इन्वेस्टमेंट। तो मैंने सेविंग को -30 माना और मैंने सेविंग को 0 माना, ये 2 पॉइंट मैंने प्लॉट करके ज्वाइन किए, तो मेरी एस लाइन आई। अब आई लाइन कैसे बनेगी, कौन बताएगा? इन्वेस्टमेंट लाइन। मेरे को एस और आई अप्रोच से इक्विलिब्रियम अचीव करना है। इन्वेस्टमेंट लाइन कैसे बनेगी, कौन बता रहा है? वो तो आज भी बनाई है हमने। इन्वेस्टमेंट लाइन विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लेकिन इस डायग्राम में इन्वेस्टमेंट लाइन कैसे बनेगी, दैट इज माय क्वेश्चन। तो इस डायग्राम में मैंने इन्वेस्टमेंट को 20 माना है, तो मैं डायग्राम में कहीं पर 20 प्लॉट करूंगा। लेटस से ये 20 है, लेटस से ये 20 है, तो यहां पर मेरा इन्वेस्टमेंट कर बन जाएगा ये रहा आई, यहां पर मेरा इन्वेस्टमेंट कर बन जाएगा ये रहा आई, यहां पर मेरा इन्वेस्टमेंट कर बन जाएगा ये रहा आई। तो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कौन सा होगा, जहां सेविंग कर्व और इन्वेस्टमेंट कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम हो गया, ये मेरा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम हो गया, ये मेरा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम हो गया। अगर ये O है तो मैं इसे L नाम दे सकता हूं, या डेटा के हिसाब से सोचो तो ये वो पॉइंट है जहां पर इनकम 100 है। तो इस डायग्राम में अगर आपको कोई पूछेगा तो इक्विलिब्रियम इनकम OL है, OL लेवल पे इनकम 100 है।
ये बेटा इक्विलिब्रियम हो गया बाय एस एंड आई, दैट इज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। आया समझ में? नहीं आया? कैसे बोलोगे? इक्विलिब्रियम कैन ऑल्सो बी अचीव वेयर सेविंग्स आर इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। फिर आपको एक कैलकुलेशन पेपर में पूरी शो कर आनी पड़ेगी। फिर आप आगे लिखोगे, क्या लिखोगे सर? कि इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड डायग्रामेटिकली वेयर सेविंग कर्व इंटरसेक्ट्स इन्वेस्टमेंट लाइन। फिर आप लिखोगे इन द गिवन डायग्राम सेविंग कर्व इंटरसेक्ट्स इन्वेस्टमेंट लाइन at point T. Therefore, equilibrium output in the economy is OL. is OL. ये वाला पॉइंट यहां से लेकर यहां तक। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? खत्म, नक्की, फिनिश्ड, डन। कर लो जो करना है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। हार्ड बनाओगे चीजों को, हार्ड बनेंगे नहीं। इतना सा डेटा है जो तुम्हें बोर्ड पे नजर आ रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये हो गया इक्विलिब्रियम बाय सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। You can always explain this in your own words. The only thing that you should remember is, अगर आप इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन कर रहे हैं पेपर में बाय सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, then you must explain this calculation. Otherwise, you will not get marks. Done है? कोई डाउट? अब फिर वही बात, एक चीज सीखनी पड़ेगी ना। आइडियल सिनारियो में इकोनॉमी हमेशा इक्विलिब्रियम में होती है। तो अब सपोज करो, सपोज सेविंग्स आर ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। सोचना क्या हो सकता है यहां, आराम से सोचना। सेविंग्स आर ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में तो आएगी, ये तो गारंटी है। कैसे आएगी ये सोचो। सोचते हैं। बहुत अच्छा है, टेक्निकल है थोड़ा। आराम से हाँ बोलना। हाँ बोलोगे जब समझ में आए तब हाँ बोलना है, उससे पहले नहीं बोलना है फर्जीवाड़े में। और वाइस वर्सा फिर आप बताओगे मुझे, सर इकोनॉमी में सेविंग्स इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है। इट इंडिकेट्स कि इकोनॉमी में हायर सेविंग्स हो रही है। नाउ यूज योर माइंड। इकोनॉमी में हायर सेविंग्स हो रही है मतलब लोग खर्चा कम कर रहे होंगे, तभी तो सेविंग ज्यादा हो रही है। आदमी सेव कैसे ज्यादा करेगा? खर्चा कम करके। और तो कोई जादू की छड़ी है नहीं कि घूम जाएगी भाई। तो सेविंग ज्यादा हो रही है मतलब आदमी खर्चा कम कर रहा है। मानते हो या नहीं मानते? क्यों नहीं मानेंगे सर? तो सेविंग ज्यादा हो रही है मतलब इकोनॉमी की अंदर लोग खर्चा कम कर रहे हैं। अब अगर लोग इकोनॉमी में खर्चा कम करेंगे तो डिमांड कम हो जाएगी। लोग खर्चा ही नहीं कर रहे, डिमांड कहां से आएगी? लोग खर्चा ही नहीं कर रहे, डिमांड कहां से आएगी? कहीं से नहीं आएगी सर। तो डिमांड विल रिड्यूस। अभी सोचो डिमांड कम होगी तो आगे क्या होगा। पहले ये क्लियर है क्या मैंने सेविंग ज्यादा होने से डिमांड को कम क्यों किया? ये क्लियर है? सेविंग ज्यादा हो रही है मतलब खर्चा कम हो रहा है, खर्चा कम हो रहा है मतलब डिमांड नहीं आ रही। डिमांड नहीं आएगी तो प्रोड्यूसर्स के पास क्रिएट होगा एक्सेस स्टॉक। प्रोड्यूसर के पास क्रिएट होगा एक्सेस स्टॉक। एक्सेस स्टॉक को कम करने के लिए प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कट कर देगा, प्रोडक्शन कम कर देगा। प्रोडक्शन यानी एएस, आउटपुट एएस। प्रोडक्शन कम कर रहा है मतलब वाई कम हो रही है। एएस और वाई बराबर होते हैं। प्रोडक्शन कम हो रहा है मतलब इनकम कम हो रही है। प्रोडक्शन कम हो रहा है मतलब इनकम कम हो रही है। अब बताओ मेरी इनकम कम हो जाएगी प्रोडक्शन कम होने से, तो मैं सेविंग ज्यादा करूंगा या कम करूंगा?
कम करूंगा तो जो अभी सेविंग ज्यादा थी वो सेविंग कम हो जाएगी, और अगर सेविंग कम हो गई तो इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाएगी। अभी सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है, सेविंग कम हो जाएगी तो इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाएगी, और इकोनॉमी में क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम आ जाएगा। नहीं समझे? एक बार फिर कोशिश करते हैं, लॉजिक से सोचिए, रटिए मत, देखिए रटेंगे तो नहीं मजा आएगा। सोचिए, सेविंग ज्यादा हो रही है मतलब लोग खर्चा कम कर रहे हैं, लोगों के खर्चा कम करने से डिमांड कम हो रही है, डिमांड कम होगी तो प्रोड्यूसर के पास एक्सेस स्टॉक आएगा, तो फिर वो प्रोडक्शन कट करेगा। प्रोडक्शन यानी एएस इक्वल टू वाई होता है, तो प्रोडक्शन कम होने का सीधा मतलब है कि इनकम कम हो रही है। इनकम कम होगी तो सेविंग्स भी कम हो जाएंगी, सेविंग कम होगी तो इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाएगी, अभी ज्यादा है कम होके बराबर हो जाएगी। आ गया इक्विलिब्रियम? नहीं समझे? बोलो बोलो क्या? तो अब वाइस वर्सा सोचो। सपोज सेविंग कम हो रही होती इन्वेस्टमेंट से, सेविंग कम हो रही है, नहीं हो रही इकोनॉमी में सेविंग, अब क्या? सेविंग नहीं हो रही इकोनॉमी में, कम हो रही है सेविंग, नहीं हो रही, कम हो रही है सेविंग, अब क्या? अब बताओ वाइस वर्सा कौन बताएगा? वाइस वर्सा, अरे वाह बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं, ये तो मजा आ गया। बताओ देवेश क्या होगा? आराम से, होले होले। सेविंग पहले बताओ कम हो रही है ज्यादा हो रही है? कम हो रही है सर सेविंग तो। अरे सर सेविंग कम हो रही है तो बड़ा खतरनाक स्थिति हो गया, अभी क्या करें? अगर लोग सेव कम कर रहे हैं मतलब खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, दबा के खर्चा कर रहे हैं, बोले आड़ दो, खर्चा ज्यादा हो रहा है सर, डिमांड बढ़ जाएगी। अभी खर्चा ज्यादा होएगा देश में तो डिमांड तो बढ़नी है। अभी ये तुम्हें पता नहीं होगा, मोदी जी ने जीएसटी की रेट कम करी है ताकि लोग खर्चा ज्यादा करें, डिमांड बढ़ाने के लिए करी है। देश में नहीं है अभी डिमांड, डिमांड बढ़ जाएगी, मजा आएगा। खर्चा कम करेंगे डिमांड बढ़ जाएगी, बहुत मजा आएगा। आप यही मेन सीखने वाली बात थी। डिमांड बढ़ जाती है और कई बार इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि सारी डिमांड हम पूरी नहीं कर पाते, तो इट क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ अनफुलफिल्ड डिमांड इन द इकोनॉमी। अनफुलफिल्ड डिमांड क्रिएट हो गई सर, अनफुलफिल्ड डिमांड क्रिएट हो गई। अब क्या करें? अनफुलफिल्ड डिमांड हो गई तो उस जो डिमांड नहीं फुलफिल कर पा रहे, जो अनफुलफिल्ड है, उसको फुलफिल कैसे करेंगे? प्रोडक्शन बढ़ा के। प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो प्रोडक्शन यानी एएस इक्वल टू वाई, तो यानी इनकम भी बढ़ेगी। जब इनकम बढ़ेगी तो हम सेव ज्यादा कर पाएंगे। भाई मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं सेव ज्यादा कर पाऊंगा, तो जो मेरी सेविंग अभी कम होके रखी है वो सेविंग्स मेरी इंक्रीज होंगी तो सेविंग कम होके जो अभी कम थी वो बढ़ के वापस से आई के बराबर हो जाएगी, एंड इकोनॉमी विल कम बैक टू द सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सो यस वी कैन से दैट इन आइडियल सिनारियो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में रहेगी, चाहे आप एडीएस अप्रोच से चलिएगा, चाहे आप एस और आई अप्रोच से चलिएगा, जैसे भी चलिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डन? डन क्या? जी सर डन हो गया, डन हो गया, डन। आओ भाई आओ, फिर डन हो गया तो मजे आ गए। तो फटाफट से इसको रीड करते हैं। रीड करने में तो क्या ही है, जो समझाया वही लिखा है, कोई अलग चीज तो लिखी मिलेगी नहीं। S and I approach for equilibrium. Now we know that in a simple two-sector economy, the equilibrium is struck when AS is equal to AD. AD होता है C plus I, AS equal to Y equal to C plus S, C plus S equal to C plus I, C से C कट गया तो S is equal to I. अब ये बात मैं कल से सिखा रहा हूं, चाहे सेविंग हो एक्स एंटे होगी, चाहे इन्वेस्टमेंट हो एक्स एंटे होगी। एक्स एंटे का क्या मतलब बताया था? कल भी बताया था। एक्स एंटे का मतलब होता है प्लान्ड, एक्स एंटे का मतलब होता है प्लान्ड, एक्स एंटे का मतलब होता है डिजायर्ड, और एक मैंने बताया था लैटिन वर्ड होता है एक्स पोस्ट। एक्स पोस्ट का मतलब होता है एक्चुअल। एक्चुअल कोई भी डेटा नहीं आ रहा, सारे डेटा
प्लान्ड ही आएंगे। तो बोल रहा है, ये बोल रहा है सेविंग्स मीन एक्स एंटे सेविंग, इन्वेस्टमेंट मीन एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट, thus equilibrium is also struck when saving is equal to investment. Ex ante saving का मीनिंग है, it refers to desired saving or planned saving during the period of 1 year, during the period of 1 year. फिर ex ante investment है, it refers to desired investment या planned investment during period of 1 year. फिर ex post है, ex post माने actual, it refers to actual, it refers to actual, it refers to actual savings, it refers to actual savings in the economy during period of 1 year. Ex post investment क्या हुई? Ex post refers to actual investment in the economy during the period of 1 year. आप आ रहा है? आप आ रहा है? उसके बाद ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट तो है ही। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट को ध्यान रखना, इट इज डिनोटेड बाय आई, आई के ऊपर डंडी, आई बार। अंडर कीन्स थ्योरी इट इज अज्यूम दैट इन्वेस्टमेंट विल रिमेन constant at different levels of income. Such investment is called autonomous investment. आ गया होगा? क्यों? बोल बेटा, बोल बेटा, तू कितना स्मार्ट है, तू कितना इंटेलिजेंट है, बता आया नहीं आया? आ गया? चलो क्लियर है, पक्का आया? चलें, डायग्राम हमने बना ही लिया, डेटा हमने देख ही लिया, बार बार देखने की कोई नीड नहीं है। हाँ जी, रीडिंग करते हैं। क्या आइडियल सिनारियो में इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में रहेगी? बिल्कुल रहेगी। अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है तो फॉल इन एक्सपेंडिचर होगा, एग्रीगेट डिमांड रिड्यूस हो जाएगी और अनवारंटेड या अनसोल्ड स्टॉक होगा। उसे क्लियर करने के लिए प्लान टू रिड्यूस प्रोडक्शन, हम प्रोडक्शन कम करेंगे। लेसर प्रोडक्शन होने से लेसर इनकम आएगी और लेसर सेविंग होगी, तो सेविंग इक्वल हो जाएगी इन्वेस्टमेंट के। डन। और वाइस वर्सा क्या है? अगर सेविंग कम हो रही है यानी इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज होगी। इससे प्रॉब्लम क्रिएट होगी अनफुलफिल्ड डिमांड की। कैसे दूर करेंगे अनफुलफिल्ड डिमांड की प्रॉब्लम को? प्रोड्यूसर वुड प्लान टू इंक्रीज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन माने हायर इनकम माने हायर सेविंग, और सेविंग इक्वल हो जाएगी इन्वेस्टमेंट के। बताओ आया नहीं आया? डन है क्या? बोलो बेटा, ऐसे काम नहीं चलता है, आया नहीं आया बताना पड़ता है। आ गया? फिनिश्ड। तो यहां पर आकर बच्चों मेरी तरफ से फिनिश होता है इक्विलिब्रियम बाय एडीएएस अप्रोच। डन है। अब सर हम जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास टुमारो, वी आर गोइंग टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, विच इज द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? बोलो यस और नो। बहुत बढ़िया।